2 3 का है तो एकदम रेडी शुरू चलें। कभी ना हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुभाष यादव आपको मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताऊंगा आज, जिसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में आप लोग बताऊंगा, जो कि आपके कोर्स में है। देखिए, दिल्ली सल्तनत जो है, इसमें 5 वंश थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी इसमें थे सभी लोग तुर्क जाति के थे, और इसके पहले जैसे कि महमूद गजनवी था, मोहम्मद गोरी था, वे सभी तुर्क थे। लेकिन जो तुर्क जाति का या इस्लाम धर्म का जो सबसे ज़्यादा विकास किया है वह यही 5 वंश थे। और जो देखिए, सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं गुलाम वंश के बारे में। जो गुलाम वंश था वो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक था। इसमें महत्वपूर्ण 3 लोग थे। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, और जो दूसरा था वो इल्तुतमिश था, और तीसरा जो था वो बलबन था। इन तीनों को गुलाम वंश या दास वंश क्यों कहा जाता है? इसको इसलिए कहा जाता था कि ये जितने भी दिल्ली सल्तनत में जितने भी इसका शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक जितने भी शासक तीनों थे वे एक दूसरे के दास थे, इसलिए इसको गुलाम वंश या दास वंश कहा जाता है। और इसको एक चीज़ और कहा जाता है, मामलुक वंश। मामलुक वंश का मतलब होता है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न पुत्र। इसलिए कि कोई भी राजा होता है उसका पुत्र होता है, फिर उसका पुत्र होता है, अनुवांशिक चलता था। जैसे मुगल काल में जितने भी सुल्तान हुए वे सब अनुवांशिक थे, मतलब एक दूसरे के पुत्र थे। लेकिन इसमें क्या था कि एक राजा का दूसरा राजा बना तो उसका पुत्र नहीं था, जो भी बना उसका दास था। लेकिन ये 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक ही था, इसलिए इसको गुलाम वंश या दास वंश या मामलुक वंश कहा जाता है। ये आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा कि गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक था। अच्छा, थोड़ा इसके पहले आपको हम बता दे रहे हैं। इसके पहले जैसे कि महमूद गजनवी था, महमूद गोरी था, तो उसमें आप लोग को भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये पूछेगा आप लोगों को कि सबसे पहले भारत में जो मुस्लिम आक्रमण कौन किया था, तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। जो सबसे पहले भारत में आक्रमण किया था वह मुस्लिम आक्रमण कौन किया था, वो मोहम्मद बिन कासिम था। वो 17 से 12 ईस्वी में आक्रमण किया था। वो कहाँ किया था? सिंध में किया था। उस समय सिंध का जो राजा कौन था? दाहिर था। ठीक है, सिंध का राजा दाहिर था, और 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। एक क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा है, उसके बाद आया था महमूद गजनवी। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? अरब से आया था। लेकिन महमूद गजनवी कहाँ से आया था? वो तुर्किस्तान से आया था। ठीक है, वो तुर्किस्तान से आया था। महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन है? वह सोमनाथ मंदिर का आक्रमण है। वह कब किया था? 1025 ईस्वी में किया था। महमूद गजनवी जो आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, जो कहाँ पे है? गुजरात में है। 1025 ईस्वी में वह आक्रमण किया था। ठीक है। और एक पूछता है कि उसके महमूद गजनवी के समय कौन सा इतिहासकार था? तो अल बरूनी था। ये आपको पूछता है क्वेश्चन कि महमूद गजनवी के समय कौन सा इतिहासकार था, तो कौन था? अल बरूनी था। उसका एक पुस्तक का नाम है किताबुल इनक है ना, उसका नाम अल बरूनी सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। उसके बाद महमूद गजनवी के बाद कौन आता है?
मोहम्मद गोरी का नाम आता है। महमूद गजनवी 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक शासन किया था। और उसके बाद आया था महमूद गोरी, ठीक है। महमूद गोरी 1100 ईस्वी से 1175 ईस्वी तक शासन किया था। महमूद गोरी के सबसे महत्वपूर्ण 2 युद्ध हैं, जिसको तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। वह किसके बीच में हुआ था? महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान कहाँ का राजा था? अजमेर का राजा था, ठीक है। वह 1191 ईस्वी में हुआ था। लेकिन तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी, और उसे कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता था। उसके बाद तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। वह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। लेकिन उसमें मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज को हरा दिया। लेकिन सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, अगर उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार दिया होता, तो आज जितने भी 1000 वर्षों तक विदेशियों ने, मुसलमानों ने या अंग्रेज़ों ने 800 वर्षों तक मुस्लिम लोगों ने शासन किया भारत पर, और 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने शासन किया है। अगर वहीं पर 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को मार दिया होता, तो आज इतना लोगों ने हमारे देश पर शासन नहीं किया होता। लेकिन ये भारत की संस्कृति है, भारत के लोग दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। उसे क्या किया? पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गोरी को छोड़ भी दिया, और उसके बाद जितनी भी उस युद्ध में खर्च हुए थे उसको हर्जाना भी दिया, ठीक है। और मोहम्मद गोरी को ही 2 युद्ध महत्वपूर्ण है, एक तराइन का प्रथम युद्ध, एक तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अच्छा एक बात और समझ लीजिए कि जितने भी, जैसे कि मोहम्मद गोरी हो, महमूद गजनवी हो, या कुतुबुद्दीन ऐबक हो, या इल्तुतमिश या बलबन हो, ये जितने भी थे एक दूसरे के दास थे, इसलिए इसको दास वंश या गुलाम वंश कहते हैं। जैसे कि महमूद गजनवी जो था, वह पहले ये बात समझ ले कि जितने भी इसमें थे, मतलब कि 1290 ईस्वी के पहले जितने भी थे, ये सब अलग अलग वंश के थे। जैसे कि महमूद गजनवी किस वंश का था? वह यामिनी वंश का था। यामिनी लिख लेंगे ना, यामिनी वंश का था, ठीक है। और महमूद गोरी किस वंश का था? वह संसबनी वंश का था, संसबनी वंश का था, ठीक है। और मोहम्मद गोरी था, वो किसका दास था? महमूद गजनवी का दास था मोहम्मद गोरी, ठीक है। और मोहम्मद गोरी का दास कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का था? यह कुतुबी वंश का, कुतुबी वंश का था, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश किस वंश का था? शमसी वंश का था, शमसी वंश का था, ठीक है। और इल्तुतमिश का दास कौन था? बलबन था। बलबन किस वंश का था? बल्लभी वंश का था। हम ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि जितने भी सुल्तान हुए, जितने भी राजा हुए, वे एक दूसरे के दास थे, मतलब वे सब अलग अलग वंश के थे, समझ रहे हैं ना। जितने भी थे वे सब अलग अलग वंश के थे, इसलिए इसको दास वंश या गुलाम वंश या मामलुक वंश कहा जाता है। मामलुक वंश का मतलब स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न पुत्र, मतलब जितने भी थे अलग अलग माता पिता से उत्पन्न पुत्र थे। मतलब राजा का जो पुत्र था वो राजा नहीं बना, ठीक है। कौन राजा बना? जो गुलाम था, ठीक है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया था। और इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वह यह है कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो था अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर बनाया था, ठीक है। और इसको लाख बख्श के भी नाम से जाना जाता है। आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में किसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है लाख बख्श के नाम से। क्यों? क्योंकि यह दान करता था, लाखों में दान करता था, मतलब 1000-2000 में नहीं करता था, यह लाखों में दान करता था, इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसका 2-3 और महत्वपूर्ण बात है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था, जो कहाँ पे है? दिल्ली में है,
ठीक है। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण एक और है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की नींव इसने रखी थी। कुतुब मीनार की नींव जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ये कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। और इसको पूरा कौन करवाया था? जिसे आप लोग क्वेश्चन आएगा कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम लिखेंगे। इसको आएगा कि इसको पूरा कौन करवाया था, तो इल्तुतमिश को बताएंगे, इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। लेकिन ये पूछेगा कि इसका 5वां मंजिल कौन बनवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इससे 3 क्वेश्चन आता है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, ठीक है। और यह पूछेगा इसको पूरा कौन करवाया था, तो इल्तुतमिश का नाम बताएंगे। लेकिन ये पूछेगा इसका 5वां मस्जिद कौन बनाया था, तो फिरोज शाह तुगलक का नाम बताएंगे, ठीक है। और इसका एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, एक 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। और इसके पहले एक चौहान वंश का राजा था जिसका नाम था बिग्रह राज। वो वहाँ पर संस्कृत विद्यालय बनाया था, उसको तोड़ के यह 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, ठीक है। इसके बाद 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते हुए इसकी घोड़े से गिर के मृत्यु हो गई। पोलो खेलते हुए इसकी घोड़े से गिर कर इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आपको और पूछता है कि पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हो गई, तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। जो घोड़े से खेलते हैं लोग मारते हैं, इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में। एक क्वेश्चन पूछता है कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और आपको बता रहे हैं जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन था, इल्तुतमिश था, ठीक है। इल्तुतमिश का दास कौन था, वो बलबन था। इसका शासनकाल 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक जितने भी शासन किए थे सब एक दूसरे के दास थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन था, इल्तुतमिश था, ठीक है। इल्तुतमिश का दास कौन था, बलबन था, ठीक है। तो अब दूसरे पाइए जैसे खिलजी वंश। ये आप लोग क्वेश्चन पूछता है कि खिलजी वंश का जो संस्थापक था कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है। इसका शासनकाल कब से कब तक था, 1290 से 1320 ईस्वी तक था, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन यही पूछेगा कि खिलजी वंश की संस्थापक कौन था, तो बताएंगे जलालुद्दीन खिलजी था। उसके बाद इसका शासनकाल कब से कब तक था, 1290 से 1320 ईस्वी तक था। अच्छा, उसके बाद आप लोग को पूछता है कि तुगलक वंश की स्थापना कौन किया था, तो गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया था, जो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक था। अच्छा, तुगलक वंश में एक महत्वपूर्ण बात और पूछेगा, जैसे कि गियासुद्दीन तुगलक एक पुत्र था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो तुगलक वंश का राजा था, इसलिए कि वह जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ बदल दिया था, दौलताबाद कर दिया था। दौलताबाद को देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो वह राजधानी दिल्ली से कहाँ अपना कर दिया था, दौलताबाद। ये पूछता है कि दिल्ली से राजधानी दौलताबाद किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। ये क्वेश्चन पूछता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा इतिहासकार आया था, उसका नाम था इब्न बतूता, ठीक है। ये भी पूछता वो कहाँ से आया था, तो मोरक्को से आया था। ये भी याद कर लीजिए, जो इब्न बतूता था वह मोरक्को से आया था। और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक क्वेश्चन और पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में किसको पागल राजा के नाम से जाना जाता है, पागल राजा। तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये क्या किया था कि अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दिया था, तो जितनी भी दिल्ली की जनता थी सबको टोटल सभी लोगों को वह पैदल या घोड़े जैसे भी दौलताबाद ले गया। 1 महीने लगा था, सबको दौलताबाद ले गया। और फिर दौलताबाद से फिर सभी लोगों को दिल्ली पर अपने लोगों को पूछा कि अगर दिल्ली में कोई भी वहाँ पर अभी कोई भी वहाँ छूटा नहीं है, तो सब पता लगाए तो वहाँ पर एक कुत्ता बचा था और एक लंगड़ा आदमी बचा था, ठीक है। तो वो क्या किया कि अपने सैनिकों को भेजा और जो लंगड़ा आदमी था उसको घोड़े से बांधकर उसको दिल्ली से दौलताबाद लाया था, ठीक है। लेकिन ये बताया जाता है कि दौलताबाद में उस व्यक्ति का बस एक टांग ही पहुंचा था। मतलब जब तक दिल्ली में एक भी व्यक्ति
को देखा तब तक वो वहाँ से उन लोगों को दौलताबाद ले जाया गया। उसमें वो क्या हुआ कि दिल्ली से दौलताबाद जाते हुए रास्ते में इतनी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा कि रास्ते में उसके दादाजी भी एक्सपायर कर गए। और उसके बाद वो किया क्या कि 1 महीने बाद फिर दौलताबाद से अपनी राजधानी दिल्ली को चेंज कर दिया। हाँ, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। हाँ, अच्छा, उसके बाद क्या किया कि 1 महीने बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो दिल्ली से दौलताबाद से राजधानी फिर दिल्ली कर दिया और वहाँ दौलताबाद से सभी जनता को फिर दिल्ली लाया। इसलिए इसको पागल राजा कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं, जिससे उसके बाद सैयद वंश आता है। तो सैयद वंश के संस्थापक आपको पूछेगा कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो खिजर खां थे। बस यही आप लोग पूछेगा कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो खिजर खां थे। इसका शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक था। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। उसके बाद आपको आता है लोधी वंश। तो लोधी वंश में 1451 से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश था। लोधी वंश का संस्थापक पूछेगा कौन था, तो बहलोल लोधी था। इसमें 3 लोग शासन किए थे। बहलोल लोधी था, फिर सिकंदर लोधी था, फिर कौन था, इब्राहिम लोधी था। ठीक है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन आप लोगों को आता है। इससे सिकंदर लोधी जो था वह आगरा नगर, आगरा जानते हैं ना, आप लोग गए थे घूमने, आगरा नगर की स्थापना कौन किया था, सिकंदर लोधी ने किया था। कब किया था, 1504 ईस्वी में किया था। कौन किया था, सिकंदर लोधी। उसके बाद ये जो तीसरा आता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो था वह पानीपत का युद्ध आप लोग जानते ही होंगे, जो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आप लोग पूछता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने जीत लिया था और वहीं से वह मुग़ल काल की स्थापना कर दिया था। ठीक है। और इसमें एक महत्वपूर्ण, जितने भी दिल्ली सल्तनत में एक चीज़ आपको और पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, जैसे दिल्ली सल्तनत में जैसे गुलाम वंश हो या खिलजी वंश हो या तुगलक वंश हो, ये तीनों जो थे क्या थे, वे तुर्की वंश के थे, तुर्क जाति के थे। ठीक है। लेकिन जो सैयद वंश से, लोधी वंश से, ये सब क्या थे, ये सब अफगान थे, अफगानी थे। ठीक है। ये अफगानी थे, लेकिन ये तीनों क्या थे, वे तुर्की मुसलमान थे। अच्छा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात और जान लीजिए कि जो जितने भी थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे या जितने भी तुर्की थे, इनका एक महत्वपूर्ण भाषा क्या था, किस भाषा में ये सब लिखते थे, किस भाषा में लिखते थे, ये सब फारसी भाषा लिखते थे। ये लोग की भाषा क्या थी, फारसी थी। ठीक है। इन लोगों की भाषा क्या थी, वो फारसी भाषा थी। अच्छा, आप लोग कुछ हट के बता दे रहे हैं, जैसे कि ईसा पूर्व और ईसवी सन, 2 चीज़ आता है ना, इसे ईसा पूर्व और ईसवी सन, इसे हर चीज़ों में लिखा, जैसे 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी ये लिखा है ना। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में BC कहा जाता है और ईसवी सन को AD। ठीक है। आप ये समझ लें कि ईसा पूर्व और ईसवी सन है क्या, ये बार बार आप लोग ईसा पूर्व और ईसवी सन आता जाता है ना। ठीक है। तो देखिए, ईसा मसीह का नाम आप लोग जानते ही होंगे। ईसा मसीह का नाम, अच्छा बाद में बता देंगे, 5 असफलता तो जो था वो बाद में बता देंगे। जैसे देखिए, ईसा पूर्व और ईसवी सन, जैसे वो 5 चीज़ों किया था ना, तुगलक वंश का जो 5 असफलता है वो 5 चीज़ किया था। उसको राजधानी परिवर्तन किया था, दिल्ली से दौलताबाद का किया था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ठीक है। किसका, दिल्ली सल्तनत किसका, मुगल काल के किसका, इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी था। ठीक है। हाँ, जो कि पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। ठीक है। ईसा पूर्व ईस्वी सन आप समझ लीजिए, ईसा पूर्व को अंग्रेजी में BC कहा जाता है, जिसका मतलब ईसा मसीह का लोग जानते ही हैं। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था किसी को पता नहीं है। ठीक है। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था किसी को पता नहीं था, इसलिए ईसा मसीह के जन्म को लोग 0 मानते हैं।
ईसा मसीह के जन्म को लोग 0 मानते हैं, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म को आप 0 मान लेंगे, ठीक है। ईसा पूर्व ईसवी सन, ठीक है। इसको BC, इसको AD, ठीक है। ईसा मसीह को जन्म को जब आप 0 मान लेंगे, ठीक है, तो यही को 0 मान लेते, इसके पहले जितने भी आएंगे उसको ईसा पूर्व, इसको अंग्रेजी में BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, बिफोर का मतलब पहले, क्राइस्ट ईसा मसीह को क्राइस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले को ईसा पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईसवी सन। ईसवी ए का मतलब आफ्टर होता है, डी का मतलब डोमिनी का मतलब अवतरण से होता है, जन्म से, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद को। जैसे हम ये बात बता रहे हैं ना, जैसे कि 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक कौन थे? गुलाम था। तो 1206 ईस्वी का मतलब AD से लेकर 1290 AD तक, ठीक है। जैसे हम ये पूछेंगे कि महमूद जो था गोरी था, उसका शासनकाल कब था? तो 1175 ईस्वी 1100 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो पहले था तो 1206 ईसा पूर्व से लेकर अब क्या बताएंगे 1100 ईसा पूर्व, पहले चले जाएंगे तो उसको ईसा पूर्व कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है।